हेलो एवरीवन, हाउ आर यू? दिस इज दिनेश शर्मा इन फिजिक्स की बात। आज हम बात करने वाले हैं क्लास 12th करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर नंबर 3 एनसीईआरटी का, और टॉपिक हमारे हैं सेल, ईएमएफ एंड इंटरनल रेजिस्टेंस। यहाँ ईएमएफ के साथ हम साथ में और बात भी करेंगे व्हाट इज टर्मिनल वोल्टेज और व्हाट इज पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन एनी टू पॉइंट्स। ये बातें हमने ऑलरेडी पढ़ी थी और इनमें बहुत सारी बातें शायद आपको पहले से भी पता होंगी, लेकिन आज कुछ नई बातें ऐड ऑन होंगी, उनके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं, जब भी आप बाजार जाते हैं आप ये बैटरी लेकर आते हैं, इसको सेल भी कहते हैं। ये बैटरी हमारी 9 वोल्ट की बैटरी है। 9 वोल्ट क्या है आज ये देखना है हमने, और जब इस बैटरी को यूज करेंगे, सर्किट में लगाएंगे और सर्किट में नहीं लगाएंगे, उसमें क्या फर्क रहेगा। एक और आप सेल देख रहे हैं, ये भी सेल, इसको बैटरी कहते हैं। सेल और बैटरी नॉर्मली हम इन्हीं के लिए यूज करते हैं, लेकिन कई बार इनमें हल्का सा टर्मिनोलॉजी में थोड़ा सा डिफरेंस भी आता है, बट मैं इनको दोनों को सेम ही कह रहा हूँ, सेल या बैटरी कुछ भी कह लीजिए। तो ये जो सेल है हमारा, ये 1.5 वोल्ट का सेल होता है। अब ये 1.5 वोल्ट क्या है, इसको क्या नाम दिया जाए। अब बात करते हैं कि ये बैटरी क्या होती है जिसको हम सेल भी कह रहे हैं। तो बैटरी एक ऐसा डिवाइस है, बैटरी इज सच अ डिवाइस, इसको सेल भी कह लीजिए, यहाँ पर एक ही बात है। तो बैटरी और द सेल इज सच अ डिवाइस विच कैन मेंटेन अ पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इट्स एंड्स, राइट। मान लेते हैं कि मैं कहूं कि ये एक बैटरी है जिसका एक एंड ए है और एक एंड बी है। यहाँ तो खैर दोनों ही एंड एक तरफ दिख रहे हैं, लेकिन 1.5 वोल्ट की बैटरी में क्लियरली एक एंड यहाँ है, एक एंड यहाँ है। तो मान लो इस एंड को मैं ए कहता हूं और इस एंड को बी कहता हूं, तो बैटरी क्या हुई? बैटरी इज अ डिवाइस विच कैन मेंटेन अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ अ फ्यू वोल्ट अक्रॉस इट्स एंड्स। अब इसका मतलब क्या हुआ? मान लो ये जो पेन है ये कंडक्टिंग मटेरियल का है, किसी कॉपर का है, एल्यूमिनियम का है, और मैं इसके दोनों एंड्स के अक्रॉस एक मल्टीमीटर को टच करता हूं, यहाँ और यहाँ, राइट। तो मैं क्या देखता हूं कि इसके दोनों एंड्स के अक्रॉस, जब ये अकेला ऐसे पड़ा हुआ है, यहाँ कोई भी पोटेंशियल डिफरेंस विजिबल नहीं होगा। लेकिन यदि मैं इस सेल के दोनों एंड्स के अक्रॉस मल्टीमीटर लगाता हूं, तो यहाँ पर 1.5 वोल्ट या उससे हल्की सी ज्यादा रीडिंग आएगी यदि ये सेल बिल्कुल नया है तो। और सेम यदि मैं यहाँ पर भी मल्टीमीटर चेक करता हूँ, तो यहाँ पर 9 वोल्ट या उससे ज्यादा की रीडिंग आएगी, थोड़ी ज्यादा होती है नॉर्मली, राइट। जैसे इसको हम कंज्यूम करेंगे, ये सेल हमारा यूज होगा, तो ये 9 वोल्ट से घटते घटते 8, 7, 6 होते हुए ये काफी कम हो जाएगा, और उस टाइम ये सेल बिल्कुल नकारा हो जाएगा, ये सेल किसी काम का नहीं रहेगा, ये बैटरी किसी काम की नहीं रहेगी। तो क्या बोले हम कि बैटरी होती क्या है, डेफिनेशन क्या दी? तो बैटरी इज अ डिवाइस विच कैन मेंटेन अ पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इट्स एंड्स। बैटरी ये है। अब पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन कैसे होता है, इसका मतलब क्या है, उसको हम ईएमएफ के साथ कैसे लिंक करें, अब उन चीजों पे चर्चा करते हैं। बात करते हैं कि इस सेल के अंदर क्या है। इस सेल के अंदर एक इलेक्ट्रोलाइट होता है, आप जानते हैं इस बात को, और इलेक्ट्रोलाइट के अलावा यहाँ पर एक रॉड्स हैं जिनको इलेक्ट्रोड्स भी कहते हैं, उस पर डिप किए हुए हैं और सर्किट बना हुआ है। सिंपल इलेक्ट्रोलाइटिक सेल होता है। अब इस सेल के इंटरनल मैकेनिज्म के कारण यहाँ जो पॉजिटिव चार्जेस हैं उनका भी मूवमेंट होगा और नेगेटिव चार्जेस का भी मूवमेंट होगा। तो पॉजिटिव चार्जेस के ऊपर एक फोर्स लगेगी, और वो फोर्स मान लीजिए इन चार्जेस को ड्राइव करती है ए की तरफ को, और तो नेगेटिव चार्जेस को ऑब्वियसली इसकी दूसरी तरफ ड्राइव करेगी, वो उनको बी की तरफ को ड्राइव करेगी। दैट मीन्स दिस फोर्स जिसको चलो मैं एफ पी कहता हूँ, नेगेटिव बात मैं नहीं करता, मैं भी पॉजिटिव चार्जेस की ही बात करता हूँ। तो जो फोर्स एफ पी है, ये फोर्स नॉन इलेक्ट्रिक है नेचर में, राइट। Why it is non-electric in nature? क्योंकि ये पॉजिटिव चार्जेस को सिर्फ यहाँ के बिठा रही है। इस फोर्स के कारण पॉजिटिव चार्जेस ए की तरफ आ रहे हैं, और धीरे धीरे जो टर्मिनल ए है ये पॉजिटिवली चार्ज हो जाता है, और ये वाला टर्मिनल नेगेटिवली चार्ज हो जाता है, क्योंकि नेगेटिव चार्ज सारे ड्राइव हो रहे हैं कहाँ को, बी की तरफ को। इज इट? तो ये फोर्स लग रही है, दिस फोर्स इज नॉन इलेक्ट्रिक इन नेचर। अब ऑब्वियसली यहाँ पे फोर्स लग रही है। मान लेते हैं कि एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज, क्या बोले, यूनिट पॉजिटिव चार्ज पॉइंट बी पर था, और उस चार्ज को बी से ए पर लाने के लिए हमें कुछ वर्क तो करना पड़ेगा, ऐसे तो नहीं आएगा। वर्क कैसे किया? फोर्स लगे। कौन सा फोर्स भी? तो इस यूनिट पॉजिटिव चार्ज को
बी से ए पर लाने के लिए जो फोर्स लगाई वो फोर्स थी एफपी। खैर हमने नहीं लगाई, ये बैटरी का जो इंटरनल मैकेनिज्म था उसने लगाई फोर्स ये एफपी, और उसके कारण मान लो ये सेपरेशन डी है, ए और बी के बीच का डिस्टेंस डी है। जब डी पता लग गया, हमें फोर्स पता लग गया, तो फोर्स इनटू डिस्टेंस इज वर्क। सो दिस मच वर्क इज डन ऑन दिस यूनिट पॉजिटिव चार्ज इन ब्रिंगिंग फ्रॉम पॉइंट बी टू पॉइंट ए, और यहीं से डेफिनेशन आती है ईएमएफ की। ईएमएफ का पूरा नाम क्या होता है बात बाद में करते हैं। तो ईएमएफ इज बेसिकली दिस इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन, this is the amount of work done in bringing a unit positive charge from B to A। लेकिन क्या कहा जाए, B क्या है, लोअर पोटेंशियल वाला पॉइंट है, और A क्या है, हायर पोटेंशियल का पॉइंट है। इसलिए वर्क कैसे हो रहा है, लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल के पॉइंट पर लाने के लिए, इस चार्ज लाने के लिए वर्क करना पड़ेगा। आप देखिए एक पानी की टंकी रखी है आपने यहाँ पर छत के ऊपर, एक टंकी रखी है आपने यहाँ पर, एक पाइप लगा दीजिए, सिंपल तरीके से पानी यहाँ पहुंच जाएगा, सिंपल फिजिक्स है। हाइट से लेस हाइट पर इजीली पहुंच जाएगा। लेकिन मान लीजिए आपने पानी यहाँ से यहाँ शिफ्ट करना होगा, तो आपको लिफ्ट पंप, जिसको टुल्लू पंप कहते हैं, लगाना पड़ेगा। यानी लो हाइट से मोर हाइट के पॉइंट पर वाटर को शिफ्ट करने के लिए उस पर वर्क करना पड़ेगा यूजिंग दैट मोटर, लिफ्ट पंप के थ्रू। यहाँ भी ऐसा ही है, लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल पे पॉजिटिव चार्ज को शिफ्ट करने के लिए हमें उसके ऊपर वर्क करना पड़ेगा। वही तो लिखा हमने वर्क किस पे करना पड़ा, इस चार्ज के ऊपर। कौन सा चार्ज, ये क्यू, दिस इज यूनिट पॉजिटिव चार्ज। तो ये होता है ईएमएफ। तो डेफिनेशन क्या दी जाए, ईएमएफ इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन in bringing a unit positive charge from the terminal, which is that low potential in the battery, to the high potential terminal of the battery. फिर से कहूँ एक बार, EMF is defined as the amount of work done in bringing unit positive charge from the terminal at low potential to the terminal at high potential in a battery, right? और ये काम कौन कर रहा है, फोर्स। कौन सा फोर्स, ये नॉन इलेक्ट्रिक नेचर का फोर्स है। वाई नॉन इलेक्ट्रिक, क्योंकि अदरवाइज पॉजिटिव तरफ को नहीं आता। दैट इज वाई ये जो फोर्स लगा, दिस फोर्स इज नॉन इलेक्ट्रिक रीजन के कारण ये फोर्स लगा है। और आफ्टर सम टाइम, जब यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज एकमुलेट हो गए, यहाँ पर नेगेटिव चार्ज एकमुलेट हो गए, तो दिस इज द हाई पोटेंशियल। तो हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ को इस डायरेक्शन में एक इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हो जाएगी। तो बैटरी में जो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा, दिस इज फ्रॉम पॉजिटिव ऑफ द बैटरी टू द नेगेटिव ऑफ द बैटरी। तो यहां से कहानी शुरू होती है ईएमएफ की। ईएमएफ का पूरा नाम होता है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। ये इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स नाम कुछ यहाँ पर मिसफिट बैठ रहा है। हम तो कह रहे हैं कि ये वर्क है ऑन द यूनिट चार्ज, लेकिन इसका पूरा नाम क्या है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। तो ये जो ईएमएफ का नाम है, ये अपने आप में एक मिसनोमर है, ये मिसलीडिंग है। मिसलीडिंग माने कि इस नाम से हम यदि कुछ गेस करने की कोशिश करें तो शायद हमारा गेस गलत हो जाए। तो ईएमएफ इज अ मिसलीडिंग टर्म। इनफैक्ट इसका हिस्टोरिकल रीजन है, क्योंकि जिस टाइम ये नाम दिया गया था उस टाइम ये मैकेनिज्म पता ही नहीं था। तो लगता था कि शायद फोर्स ही यहाँ पर कुछ इन्वॉल्व होगी, तो वही नाम चला आ रहा है, वो नाम चेंज नहीं किया गया। इसलिए आप ईएमएफ को ईएमएफ ही कहेंगे, इसको स्मॉल ईएमएफ से लिख सकते हैं, स्मॉल ईएमएफ स्मॉल लेटर से, या फिर आप कैपिटल से, दोनों ही ठीक है। तो ईएमएफ क्या हुआ, दिस इज इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स एंड इट इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन ब्रिंगिंग दिस पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम दिस माइनस टर्मिनल टू द पॉजिटिव टर्मिनल व्हेन नो करंट इज ड्रॉन फ्रॉम दिस बैटरी। ये बात आप ऐड करें तो फिर हमारी कंप्लीट डेफिनेशन बन जाती है। अभी आप बात कर रहे थे कि सेल में अभी आपने कोई भी वायर्स नहीं लगा रखी हैं, देयर आर नो वायर, दैट मीन इसमें से कोई भी करंट ड्रॉ नहीं कर रहे आप। मैं सिंपल एक बैटरी की बात कर रहा हूं। मैं बाजार से लाया, ऐसे रख दिया, इसको मल्टीमीटर से टच किया, रीडिंग वहां पे आ रही है 1.5 वोल्ट की, 1.51 वोल्ट की रीडिंग आ रही है मान लीजिए वहां पर। तो ये हुआ इसका ईएमएफ। इसका मतलब ये हुआ कि वर्क डन इन ब्रिंगिंग यूनिट पॉजिटिव चार्ज from this negative terminal to the positive terminal of this battery is EMF. This is 1.5 volt जिसको बोल रहे हैं। 1.5 volt is the electromotive force, that is EMF. Is it? तो electromotive force का EMF का SI यूनिट क्या हो गया, वोल्ट।
इसका डायमेंशनल फार्मूला भी आप लिख सकते हैं जो वोल्ट का होता है, पोटेंशियल का होता है, वर्क डन ऑन यूनिट चार्ज। तो व्हाट इज वर्क डन? वर्क डन इज ml2 t-2 divided by 80, so that becomes ml2 t-3 and a-1. This is the dimensional formula for EMF. Is it clear? और जब आप इस बैटरी से कोई भी करंट ड्रॉ नहीं कर रहे हैं, हम इसको स्टेडी स्टेट कह रहे हैं, उस केस में क्या होगा? उस केस में जो फोर्स थी, कौन सी फोर्स? इस पॉजिटिव चार्ज को इस तरफ लेके आ रही थी, जिसको हमने FP कहा था। ऐसी एक फोर्स और होगी जो नेगेटिव चार्ज को यहां लेकर जाएगी, वो हो जाएगी F, चलो उसको N कह रहे थे, नेगेटिव चार्ज के ऊपर जो फोर्स लगेगी। और क्योंकि यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनी है वो E बनी है, चार्ज Q था, आप जानते हैं फोर्स क्या होता है, फोर्स इज Q इंटू E। यदि इसको इलेक्ट्रिक फोर्स के साथ हम कंपेयर करें तो जब स्टेडी स्टेट होती है उस केस में ये QE बन जाता है। ये कंडीशन कब लागू हो रही है? जब हम इस बैटरी से कोई भी करंट ड्रॉ नहीं कर रहे हैं। तो जब इस बैटरी से कोई भी करंट ड्रॉ नहीं हो रहा है तो उस केस में EMF कितना होगा? चलिए ये लगाते हैं सिंबल EMF का। E इज इक्वल टू वर्क बाई चार्ज, दिस इज वर्क पर यूनिट चार्ज। इनके न्यूमेरिकल वैल्यूज फिल करते हैं। वर्क क्या होता है? वर्क हमने पहले कहा कि FP इंटू डी। What is FP? FP is that force which is bringing this charge from this negative terminal to the positive, और D इसका डिस्टेंस था, डिवाइडेड बाई चार्ज। और हमने क्या कहा कि जब कोई भी करंट ड्रॉ नहीं कर रहे हैं तो FP किसके इक्वल हो गया? QE के। तो इसको लिख दिया हमने QE एंड D बाय Q, और ये Q कट जाता है। एंड व्हाट इज E इंटू D? इट इज V। ये बहुत ही एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट आ गया कि E इज इक्वल टू V। दैट मीन व्हेन नो करंट इज ड्रॉन फ्रॉम दिस सर्किट, in that case EMF is equal to V. And what is V? V is the potential difference between the terminals, जिसको हम टर्मिनल वोल्टेज भी कहते हैं। क्या कहते हैं? कहाँ लिखें? चलो यहाँ कहीं लिख देते हैं इसको। उसको हम टर्मिनल वोल्टेज भी कहते हैं। टर्मिनल वोल्टेज बेसिकली हम यूज करते हैं किन्हीं भी दो टर्मिनल्स के बीच में इतना पोटेंशियल डिफरेंस है, और ये टर्म नॉर्मली यूज होती है व्हेन करंट इज ड्रॉन फ्रॉम द सर्किट। और हमने कहा कि जब कोई भी करंट ड्रॉ नहीं हो रहा है तो EMF का वैल्यू इसके बराबर ही होगा। तो क्या ऐसा कहा जाए कि अभी ये बिल्कुल नया सेल लेकर आया हूं मैं जिसका EMF 1.5 वोल्ट है, तो क्या इसका टर्मिनल वोल्टेज यानी इसके टर्मिनल्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस भी E के बराबर है? आंसर इज यस। इसी तरह से इस बैटरी में जितना वैल्यू अभी EMF का है उतना ही वैल्यू टर्मिनल वोल्टेज का होगा। कब? जब इसमें से कोई भी करंट ड्रॉ नहीं कर रहे हैं। लेकिन जब यहाँ पे एक वायर लगा देंगे और वहां पे कोई रेजिस्टेंस या कोई बल्ब लगा देंगे इस सर्किट से, अब करंट फ्लो हो रहा है, इस बैटरी को अब काम करना पड़ रहा है सर्किट में से चार्जेस को फ्लो करवाने के लिए। उस केस में ये वैल्यूज बराबर नहीं आएंगी। यहाँ पर EMF इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द वोल्टेज, और जो टर्मिनल वोल्टेज है वो कुछ कम होगी, क्योंकि यहाँ पर डिफरेंट जगहों के ऊपर पोटेंशियल ड्रॉप्स भी होंगे। तो पोटेंशियल ड्रॉप्स के साथ अब इन चीजों को लिंक कैसे करना है, अगली बात हम वो करने वाले हैं। तो अब हमें यदि EMF और टर्मिनल वोल्टेज में कुछ पॉइंट्स ऑफ डिफरेंस की लिस्ट बनानी हो कि व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन EMF एंड टर्मिनल वोल्टेज, तो उसमें क्या क्या पॉइंट हो सकते हैं। एक तरफ लिख दिया हमने EMF इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, और एक तरफ लिख दिया हमने टर्मिनल वोल्टेज। में बहुत सारे पॉइंट्स डिफरेंस के आप लिख सकते हैं, लेकिन हम कुछ पॉइंट्स को यहाँ पर लिस्ट करने की कोशिश करेंगे। एग्जामिनेशन में ऐसा क्वेश्चन कई बार पूछ लिया जाता है कि व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन EMF एंड टर्मिनल वोल्टेज, तो क्या कहा जाए। सबसे पहली बात तो यही कही हमने कि जो बैटरी होती है उस बैटरी में पॉजिटिव चार्ज को, यूनिट पॉजिटिव चार्ज को नेगेटिव वाले यानी लो पोटेंशियल वाले टर्मिनल से हाई पोटेंशियल वाले टर्मिनल पर लाने के लिए जो वर्क करना पड़ता है, दैट वर्क इज कॉल्ड EMF। तो EMF के लिए जो फोर्स है रिस्पॉन्सिबल FP, वो नॉन इलेक्ट्रिक ओरिजिन की फोर्स थी। तो लिखेंगे कि EMF इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन बाय द फोर्स FP ऑन दिस पॉजिटिव चार्जेस, एंड दिस फोर्स इज नॉन इलेक्ट्रिक इन नेचर। दैट मीन EMF का जो वर्क का जो फोर्स है, जो कॉज है मेन, वो नॉन इलेक्ट्रिक है। लेकिन जब इन दोनों टर्मिनल्स के अक्रॉस पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस बन जाएंगे, यहाँ पर चार्जेस का कम्बिनेशन हो जाएगा, इन दैट केस यहाँ पे एक फील्ड बनेगा, और जब इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हो जाएगा और इस सर्किट को हम कंप्लीट करेंगे, यहाँ पर कोई एक एलिमेंट लगाकर, कोई एक रेजिस्टेंस लगाकर या कोई बल्ब लगाकर, तो यहाँ पर
एक पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ, यहाँ पर एक फील्ड सेटअप यहाँ पर भी होगा और उस फील्ड के कारण ही टर्मिनल वोल्टेज आता है। दैट मीन हमें ये कहना चाहिए कि टर्मिनल वोल्टेज के लिए जो फोर्स रिस्पॉन्सिबल है, दैट फोर्स इज इक्वल टू QE। दैट मीन दिस फोर्स इज इलेक्ट्रिक इन नेचर। सबसे बड़ा डिफरेंस यहाँ पर ये हो गया कि EMF के लिए जो फोर्स थी रिस्पॉन्सिबल वो नॉन इलेक्ट्रिक नेचर की फोर्स थी, लेकिन टर्मिनल वोल्टेज के लिए जो फोर्स रिस्पॉन्सिबल है वो QE है, वो हुई हमारी फोर्स इलेक्ट्रिक नेचर की। ये पहला पॉइंट आप लिख सकते हैं कि फोर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस इज नॉन इलेक्ट्रिक इन नेचर एंड फोर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस इज इलेक्ट्रिक इन नेचर विच इज गिवन बाय दिस। एंड दूसरा पॉइंट ऑफ डिफरेंस क्या हो सकता है कि EMF इज द मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टू टर्मिनल्स। गिवन बैटरी के लिए जितना EMF होगा उससे ज्यादा पोटेंशियल डिफरेंस कभी भी नहीं आ सकता। So this is a maximum potential difference between the terminals of a battery when the circuit is open. ध्यान दे बात, EMF कब ली जाती है? When the circuit is open. But the potential difference or terminal voltage is the potential difference between two terminals, between 2 points in the circuit when the circuit is closed. That means when the current is being drawn. जब सर्किट में करंट ड्रॉ किया जा रहा है, यानी ये सर्किट जो बना दिया आपने, तो ये सर्किट इसके लिए हुआ ये, राइट? दिस सर्किट इज फॉर द टर्मिनल वोल्टेज। दैट मीन व्हेन द करंट इज ड्रॉन फ्रॉम दिस बैटरी, देन व्हाटएवर पोटेंशियल डिफरेंस इज देयर बिटवीन टू टर्मिनल्स और बिटवीन 2 पॉइंट्स इज कॉल्ड द टर्मिनल वोल्टेज। ये हुआ हमारा डिफरेंस का पॉइंट नंबर 2। और यदि इस सर्किट से हमने मान लीजिए EMF को डिफाइन करना हो, तो तीसरा पॉइंट बनता है हमारा कि EMF का एक और डेफिनेशन क्या हो सकता है। मान लीजिए मैंने इस यूनिट पॉजिटिव चार्ज को यहाँ, इसको B कहा था, इसको A कहा था, B से उठाया और इसको एक कंप्लीट राउंड लगा दिया सर्किट के अंदर। जितना वर्क हुआ इस चार्ज के ऊपर वो भी EMF ही होता है। तो क्या बोले कि इन ए क्लोज सर्किट, यदि मुझे क्लोज सर्किट से EMF को डिफाइन करना है, तो व्हाट आई कैन से, EMF कैन आल्सो बी डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन मूविंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज अराउंड दिस सर्किट वंस इन ए कंप्लीट राउंड। एक बार पूरा चक्कर लगवाने में जितना आप वर्क करेंगे इस चार्ज के ऊपर वो भी EMF ही होता है। लेकिन इसके लिए यहां पॉइंट क्या लिखा जाए कि पोटेंशियल डिफरेंस और टर्मिनल वोल्टेज is the amount of work done in shifting the charge from this point to this point. That means now the charge is moved from one point to the other point. So potential difference or terminal voltage is the amount of work done in moving the charge from one point of the circuit to another point in the circuit. तो यदि मैं यहां पर लगाता हूं मल्टीमीटर, तो मुझे वो पोटेंशियल डिफरेंस जो आएगा वो इन 2 पॉइंट्स के बीच में, मान लो ये C और D है, तो C और D के बीच में ही पोटेंशियल डिफरेंस वो मेजर किया जाएगा। अच्छा, अब चौथा पॉइंट लिखते हैं कि ये है कॉज, है ना, कॉज ये है और ये इफेक्ट है, यानी कौन पहले आया। तो यहां पर EMF आई तब है ना टर्मिनल वोल्टेज। EMF ही नहीं होती तो ये पॉजिटिव नहीं होता, ये नेगेटिव नहीं होता, तो ये E भी नहीं होता, E नहीं होता तो फोर्स नहीं होता, तो कोई भी चार्जेस को सर्किट में मूव करने के लिए वर्क नहीं हो पाता। इसका मतलब है कि दिस इज कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन द EMF एंड टर्मिनल वोल्टेज। सो दिस इज द कॉज एंड दिस इज इफेक्ट। तो ये कुछ पॉइंट्स थे डिफरेंस के EMF में और टर्मिनल वोल्टेज में। यहाँ और बातें भी हो सकती थी, जैसे जो ये EMF होता है बैटरी का, ये बाहरी रेजिस्टेंस के ऊपर कोई इसका डिपेंडेंस नहीं है, लेकिन ये वैल्यू हमेशा इससे कम ही आएगा, क्योंकि यहाँ पर पोटेंशियल ड्रॉप को ही तो हम पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं, टर्मिनल वोल्टेज कहते हैं। तो V का वैल्यू E से हमेशा कम ही आएगा क्लोज सर्किट में, और ओपन सर्किट में ये इसके बराबर भी हो सकता है, बराबर होगा। इज इट राइट? अब बात करते हैं बैटरी के जनरल बिहेवियर की। बैटरी सेल, उसका ये सिंबल होता है, बड़ी वाली लाइन इज पॉजिटिव, छोटा लाइन इज नेगेटिव। दिस इज द बैटरी, ये सिंगल सेल है। और मान लो मैं थोड़ा बड़ा शो करता हूं इस तरह से, तो ये जिसको हमने A कहा था ये B कहा था। तो होता क्या है कि जब भी हम इसको कनेक्टिंग वायर्स के थ्रू किसी भी एक रेजिस्टेंस के थ्रू या किसी और चीज से जोड़ देंगे, सर्किट पूरा कर देंगे, तो क्या होगा। ये पॉजिटिव है, ये हाई पोटेंशियल का पॉइंट है, ये लो पोटेंशियल पॉइंट है। हमने पहले ही कहा कि इस तरफ डायरेक्शन ऑफ कन्वेंशनल करंट होती है। वो इसलिए लेते हैं क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड भी इस वायर में इसी तरफ सेटअप हो रही है। इन द वायर इलेक्ट्रिक फील्ड इज फ्रॉम हायर टू लोअर पोटेंशियल, इज इट? इसलिए हम कहते हैं कि डायरेक्शन ऑफ कन्वेंशनल करंट इज टेकन अलोंग द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। जहां इलेक्ट्रिक फील्ड है
वहीं को डायरेक्शन ऑफ दिस कन्वेंशनल करंट होगा। ये रेजिस्टेंस मान लीजिए R है। जब इस वायर में से, जब इस कंडक्टर में से करंट का फ्लो स्टार्ट होगा, हमने पढ़ा था कि जो ड्रिफ्टिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑपोजिट होगी और इलेक्ट्रॉन होंगे वो इधर को ड्रिफ्ट करना शुरू करेंगे, राइट। तो सर्किट के ऑन करते ही यहां पर इलेक्ट्रॉन घुसना शुरू कर देंगे। दैट मीन इलेक्ट्रॉन विल स्टार्ट एंटरिंग हियर, इज इट राइट। और यहां पर भी इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो इधर से सप्लाई होते हैं इधर को। तो यहां पर एक दिक्कत आ रही है कि जो ईएमएफ होगा उसका टेंडेंसी लगातार कम होने का है। इसलिए जो हमने क्या कहा था कि जो पॉजिटिव चार्जेस हैं वो लगातार बी से ए पे आ रहे हैं, लगातार वर्क हो रहा है, लगातार फोर्स लगा रहा है इस बैटरी का इंटरनल मैकेनिज्म। और यहां से जो इलेक्ट्रॉन हमने अभी कहा था ड्यू टू इलेक्ट्रिक रीजन यहां पर आया था, उसके प्रभाव को नलिफाई कर रहा है। इसलिए यहां से एक बात तो साफ दिख रही है कि इस बैटरी को लगातार काम करना पड़ता है। ये बैटरी कभी भी रुक नहीं सकती काम करने से। बैटरी रुक गई तो फिर ईएमएफ जो होगा वो एकदम से कम हो जाएगा, राइट। तो बैटरी को लगातार काम करना है और जब इस बैटरी में काम करने की कैपेबिलिटी नहीं रहेगी तो ये बैटरी काम करना बंद कर जाएगी। हम इस सर्किट में से करंट को फ्लो नहीं करवा सकते उसके बाद। तो बैटरी को हम एक सिंपल भाषा में क्या कहें, पहले बात भी हुई थी कि बैटरी वो डिवाइस है जिसका पॉजिटिव टर्मिनल पॉजिटिव चार्ज सप्लाई करता है किसी सर्किट में, और जो नेगेटिव टर्मिनल है वो सर्किट में नेगेटिव चार्जेस सप्लाई करता है। पॉजिटिव टर्मिनल विल सप्लाई पॉजिटिव चार्जेस, देखो ना इलेक्ट्रॉन यहां जा रहे हैं, दैट मीन्स इट कैन बी इक्विवेलेंट टू सेंडिंग द पॉजिटिव चार्जेस इन सर्किट। और जो नेगेटिव टर्मिनल है दिस सेंड्स द नेगेटिव चार्जेस इन द सर्किट, राइट। करंट का फ्लो स्टेडी होने के लिए, करंट का फ्लो लगातार होने के लिए क्या होना चाहिए, देखो यहां से पॉजिटिव चार्ज आया जो हमने कहा था ईएमएफ से, और वो लगातार आगे जा रहा है। पॉजिटिव चार्जेस का मूवमेंट लगातार हो रहा है, तभी तो स्टेडी करंट हो रहा है। तो आपसे पूछे कि व्हाट इज द रीजन फॉर द स्टेडी करंट, ये कॉन्टिन्यूस करंट क्यों हो रहा है, बिकॉज द पॉजिटिव चार्जेस आर कॉन्टिन्यूसली फ्लोइंग इन अवर केस इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन। इन अवर केस यदि मान लो ये नेगेटिव हो और ये पॉजिटिव हो और कुछ ऐसे लगा दिया सर्किट को, तो क्या होगा, पॉजिटिव चार्जेस का फ्लो यहां पर होगा, दिस विल बी इन द एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो ये होगा हाई पोटेंशियल से लो की तरफ को, तभी तो हो रहा है करंट का कॉन्टिन्यूस फ्लो, स्टेडी फ्लो। बैटरी के बिहेवियर को समझने के लिए या किसी सर्किट में बैटरी का क्या रोल होता है उसको समझने के लिए ये बातें बहुत इंटरेस्टिंग है। हम क्या कह रहे हैं कि बैटरी का जो पॉजिटिव टर्मिनल है दिस ऑलवेज सप्लाई द पॉजिटिव चार्जेस। तो मैं आपसे पूछूं कि क्या ऐसी कंडीशन हो सकती है कि व्हेन द पॉजिटिव चार्जेस आर एंटरिंग इन दिस टर्मिनल, ये जो पॉजिटिव और नेगेटिव है, यानी बैटरी के इस टर्मिनल में, पॉजिटिव टर्मिनल में पॉजिटिव चार्ज एंटर करें, ऐसा कभी पॉसिबल है? हमने यहां पे क्या कहा था, यहां कहा था कि बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल में नेगेटिव चार्जेस तो इलेक्ट्रॉन एंटर कर रहे हैं, लेकिन मैं आपसे पूछ रहा हूं कि क्या बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल में पॉजिटिव चार्जेस भी एंटर कर सकते हैं और यही आगे जाएं? इज इट पॉसिबल? इज इट पॉसिबल? यस, इट इज पॉसिबल व्हेन द बैटरी इज बीइंग चार्ज्ड। हमने जो बैटरी को जब यूज करना शुरू किया, बैटरी पहले ही चार्ज थी और इस बैटरी को रिचार्ज करने का ऑप्शन हमारे पास नहीं है। लेकिन यदि बैटरी चार्जेबल हो तो वहां पर बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल में पॉजिटिव चार्ज एंटर करेंगे और नेगेटिव से वो लीव करेंगे, इससे उल्टा होगा, रिवर्स मैकेनिज्म वहां पे हो जाएगा। सो दिस वाज ऑल रिगार्डिंग दिस फर्स्ट टू पार्ट। सेल हमने कर लिया, ईएमएफ कर लिया, टर्मिनल वोल्टेज भी कर लिया। दैट मीन्स अभी हमने ईएमएफ क्या होता है वी आर क्लियर, टर्मिनल वोल्टेज क्या होता है वी आर क्लियर, सेल की बात हमने कर ली। अब हम इन दोनों का रिलेशन ड्राइव करेंगे इंटरनल रेजिस्टेंस के साथ, जिसको आर कहते हैं। उसका मतलब क्या होता है, व्हाट इज इंटरनल रेजिस्टेंस, आइए अब वो बात शुरू करते हैं। व्हाट इज मेंट बाय इंटरनल रेजिस्टेंस? इंटरनल रेजिस्टेंस का सिंबल है स्मॉल आर। ये होती क्या है पहले उस बात को समझें। मान लो हमारे पास एक सेल है, इस सेल को, इस बैटरी को हमने एक सर्किट में कनेक्ट कर दिया। तो इस सर्किट में एक बैटरी है और इस सर्किट में एक रेजिस्टेंस है। हम क्या देखते हैं कि करंट का फ्लो फ्रॉम द पॉजिटिव ऑफ द बैटरी टू द नेगेटिव ऑफ द बैटरी होना शुरू हो जाता है। आउटसाइड द बैटरी द पॉजिटिव चार्जेस फ्लो फ्रॉम high potential to low potential through these wires. But within the battery what happens? Within the battery these positive charges go from negative to positive terminal. Is it right? पहले बात भी हुई थी। बैटरी के अंदर क्या होता है, जो पॉजिटिव चार्जेस हैं ये लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल की तरफ जा रहे हैं
और कहां से जा रहे हैं? थ्रू इलेक्ट्रोलाइट जा रहे हैं। तो क्या होता है कि दो इलेक्ट्रोड्स के बीच में जब पॉजिटिव चार्ज यहां से यहां को आ रहा है, इट इज कमिंग फ्रॉम दिस लो टर्मिनल टू दिस हाई टर्मिनल, तो इस चार्ज को एक रेजिस्टेंस मिलता है। तो रेजिस्टेंस विच इज ऑफर्ड बाय द इलेक्ट्रोलाइट, रेजिस्टेंस विच इज ऑफर्ड टू, किसको दिया रेजिस्टेंस? ये तो रेजिस्टेंस ऑफर्ड टू द फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्जेस बाय द इलेक्ट्रोलाइट। रेजिस्टेंस किसने दिया? इलेक्ट्रोलाइट ने। और ये रेजिस्टेंस कब दिया? when the positive charge was being driven from this low potential terminal to the high potential terminal within the battery। यानी बैटरी के अंदर जब पॉजिटिव चार्ज लो से हाई पोटेंशियल की तरफ को जाएगा तो उसको विरोध मिलेगा, उसको एक रेजिस्टेंस मिलेगा, और उसी विरोध को, उसी रेजिस्टेंस को हम इंटरनल रेजिस्टेंस कहते हैं। Right? So have you got it? What is internal resistance? Internal resistance is the resistance offered to this flow of positive charges by the electrolyte. When the positive charges are being driven from negative of the battery to the positive of the battery. Is it clear? इसका मतलब यह हुआ कि चलो बाहरी रेजिस्टेंस में तो ठीक है, यहां पर पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा था। हमने क्या कहा था कि पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है। मान लीजिए पॉइंट ए और बी सेम पोटेंशियल पे नहीं है। मान लेते हैं कि बैटरी 9 वोल्ट की है और इन वायर में से कोई ज्यादा पोटेंशियल का ड्रॉप नहीं हो रहा है, तो ए और बी के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस होगा 9 वोल्ट का। यानी ये मान लेते हैं यहां 9 वोल्ट है और ये है 0 वोल्ट पे, तभी तो डिफरेंस हो 9 वोल्ट का। दैट मीन जब हम इस लेंथ के अक्रॉस चलना शुरू करेंगे तो ये पोटेंशियल घटता है, उसको पोटेंशियल ड्रॉप कहा जाता है। और यहाँ रेजिस्टेंस द ड्रॉप मैक्सिमम इस जगह पे होगा। हो सकता है कि यहां भी ये 9 वोल्ट ही हो और यहां भी 0 वोल्ट हो। यानी जब इस रेजिस्टेंस में से करंट क्रॉस कर रहा है तो क्या देख रहे हैं? पॉइंट टू पॉइंट ये पोटेंशियल कम होता जा रहा है और यहाँ 9 से 0 हो गया एकदम से जाकर ये। दैट मीन्स ये जो डिक्रीज इन द पोटेंशियल है अक्रॉस द इलेक्ट्रिक फील्ड इन द डायरेक्शन ऑफ कन्वेंशनल करंट इज कॉल्ड पोटेंशियल ड्रॉप। बैटरी के बाहर हमने अपने आप एक रेजिस्टेंस इंसर्ट किया था जिसको एक्सटर्नल रेजिस्टेंस भी कहेंगे जब हम बैटरी के रेजिस्टेंस की बात भी करेंगे। तो पहचान होगी ना फिर ये कि यदि इसके अंदर भी कोई रेजिस्टेंस है तो उसका नाम क्या हो गया? इंटरनल रेजिस्टेंस। और इसके बाहर कोई रेजिस्टेंस है उसे क्या बोलेंगे? दिस इज कॉल्ड एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। तो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस को दिखाने का तरीका हो गया कैपिटल आर। तो इसका मतलब हो कि एक रेजिस्टेंस यहां भी है, उसे कैसे दिखाया जाए? तो उसको दिखाने के लिए कन्वेंशन क्या है कि या तो समझ जाओ कि यह नीचे आर लिख दो और केवल इसको हम ऐसे लिखते हैं कि यहां पर रेजिस्टेंस आर है। ये भी एक तरीका है बताने का। बैटरी का सिंबल बना दिया और नीचे आर लिख दिया, साथ में वी लिख दिया, यानी ये इसका ईएमएफ हो गया वी, और आर इज द इंटरनल रेजिस्टेंस। लेकिन कई बार इसको हम सर्किट में दिखा भी सकते हैं। मान लीजिए ये बैटरी है, दिस इज द बैटरी। बैटरी के साथ ही हमने एक बाहर ये ऐसे लगा दिया और इसको हम केवल डॉटेड बॉक्स में डाल देते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि जो बैटरी है ये मोर क्लियरली ऐसी है। यहां से ये मत सोचना कि ये रेजिस्टेंस बैटरी के बाहर है, ये बैटरी का ही रेजिस्टेंस है जिसको हमने ऐसे बॉक्स में दिखा दिया। तो यहां हम आर लिख देंगे, यहां वी लिख देंगे। दैट मीन ईएमएफ ऑफ दिस बैटरी इज वी and R is the internal resistance which pertains to this battery। अब आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछते हैं कि what is internal resistance and on what factors does it depend। ये किस किस पे डिपेंड कर सकती है? सोचिए हमारा जो इलेक्ट्रोलाइट था वो कैसा था। तो नंबर 1 it depends on nature of the electrolyte, right? Number 2 it also depends on concentration of the electrolyte। concentration of electrolyte जितना ज्यादा होगा ऑब्वियसली इंटरनल रेजिस्टेंस भी उतना ही ज्यादा होगा। तो क्या बोले कि इंटरनल रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दिस कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट। ये पॉइंट नंबर 2 हो सकता है। और किस पे डिपेंड करेगा? जितना रास्ता लंबा होगा, मैंने जितना ये इलेक्ट्रोड दूर दूर होंगे, जितना इलेक्ट्रोड के बीच का डिस्टेंस ज्यादा होगा उतना ही इंटरनल रेजिस्टेंस भी ज्यादा हो जाएगा। तो क्या लिखा जाए? इंटरनल रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस बिटवीन द इलेक्ट्रोड्स। इलेक्ट्रोड्स के बीच का डिस्टेंस जितना ज्यादा होगा इंटरनल रेजिस्टेंस भी उतना ही ज्यादा होगा। सो थर्ड पॉइंट भी हो गया। एंड फोर्थ पॉइंट कैन बी एडेड दैट रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। दैट मीन इंटरनल रेजिस्टेंस इंक्रीजेज व्हेन द टेम्परेचर डिक्रीजेज। ध्यान रहे यहाँ पर मेटल वाली बात नहीं है कि मेटल में क्या होता है, मेटल में कुछ और मैकेनिज्म था करंट के फ्लो होने का, लेकिन यहाँ पर इलेक्ट्रोलाइट के अंदर यहाँ पर आयंस का फ्लो हो रहा है। तो दिस increases, internal resistance increases
when the temperature decreases and vice versa. So these were the points कि internal resistance किन किन factors के ऊपर depend करता है. Now we will derive an expression between internal resistance, this EMF and terminal voltage. इन तीनों के definitions आपको clear हैं. Internal resistance is the resistance offered by the electrolyte to the flow of positive charges within the battery. EMF क्या होता है? EMF is the amount of work done in taking one positive charge around complete circuit. ये कहा हमने. एंड टर्मिनल वोल्टेज क्या होता है? किन्हीं भी दो पॉइंट्स के बीच में व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस. अब इसको हम एक डायग्राम के हेल्प से देखते हैं कि दिस इज से वन बैटरी. इस बैटरी का इंटरनल रेजिस्टेंस साथ में शो करते हैं. तो हमने ये बना दिया बैटरी को, दिस इज आर, एंड से बैटरी का ईएमएफ लिखा हमने यहाँ पर ई, दिस इज ईएमएफ, राइट. और ये हो गया हमारा एक बॉक्स में डाल दिया बैटरी को. एंड नेक्स्ट इज नाउ दिस बैटरी इज कनेक्टेड टू वन एक्सटर्नल रेजिस्टेंस आर. तो ये हो गया हमारा सर्किट, और ये बन गया डायरेक्शन कन्वेंशनल करंट का. और इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन भी पता है, वो इधर को ही होगा जहां को डायरेक्शन ऑफ कन्वेंशनल करंट होगा. ओके, अब हम आर, ई और बी में रिलेशन ड्राइव करेंगे. सो वी कैन स्टार्ट विद द डेफिनेशन ऑफ ईएमएफ. व्हाट इज ईएमएफ? इफ आई नेम दिस टर्मिनल्स एज ए एंड बी, तो क्या कहा जाए? हमने वही बात जो पहले कही थी कि पूरा सर्किट कंप्लीट करवा के चार्ज को हमने वापस बी पे लेके आना है. सो ईएमएफ क्या हुआ? दिस इज वर्क डन. यू मस्ट राइट हियर, दिस इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन मूविंग अ पॉजिटिव चार्ज, और इसको आप यूनिट भी ले सकते हैं. तो वर्क डन इन मूविंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम बी टू बैक बी, यानी बी से बी पर लाने के लिए जो काम करना पड़ा अराउंड द कंप्लीट सर्किट, बी टू बी अराउंड द कंप्लीट सर्किट, पूरा सर्किट घुमा के हम इसको यहां पर लाए, तो उसको हमने कहा ईएमएफ. अब इसको बांटते हैं दो हिस्सों में. देखो क्या हुआ. एक काम करते हैं कि मैं पहले तो कहूं कि मैं पॉइंट बी से यहां पर लाऊं, बी से ए पर. तो पहले क्या लिखेंगे कि वर्क डन इन ब्रिंगिंग इट फ्रॉम बी टू ए विद इन द बैटरी. इज इट राइट? बी टू ए जब ला रहे हैं तो ये तो ला रहे हैं बैटरी के अंदर, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज यहां था ना पॉइंट बी पर, उसको पूरा घुमाने में कितना वर्क किया. तो हम कह रहे हैं कि पहले बी टू ए लाए विद इन द बैटरी. तो ये हुआ वर्क डन इन मूविंग चार्ज. कौन सा चार्ज? वही पॉजिटिव चार्ज, यूनिट पॉजिटिव चार्ज, राइट. कहां से कहां को लाए? फ्रॉम बी टू ए. अभी तो चार्ज बी से ए पहुंचा, प्लस अब लाना है ए टू बी थ्रू द वायर्स. तो ये भी वर्क हमें करना पड़ेगा यहां पर भी. तो दिस इज वर्क डन इन मूविंग दिस पॉजिटिव चार्ज. कहां को लाना है? फ्रॉम नाउ ए टू बी. कहां से? थ्रू द सर्किट, थ्रू द रेजिस्टेंस लिख लो चाहे इसको आप, कि थ्रू कैपिटल आर. सो दिस इज द ईएमएफ. यानी ईएमएफ को हमने बाइफर्केट कर दिया. तो यहां पर दो तरह के वर्क हुए. तो ईएमएफ कैन बी रिटन एज, नंबर वन, वो वर्क जो बैटरी के अंदर हुआ, और वर्क डन ऑन द यूनिट चार्ज इज कॉल्ड पोटेंशियल. तो मैंने इसको V कहा, तो ये V डैश कह लीजिए इसको, चलो बैटरी के अंदर, प्लस. और दूसरा कौन सा हुआ? ए से बी पर लाने के लिए वर्क डन इन मूविंग द चार्ज फ्रॉम ए टू बी थ्रू दिस रेजिस्टेंस आर. तो ये कितना हुआ? इसको मान लो V कह लेते हैं दोनों पोटेंशियल. और ईएमएफ का और पोटेंशियल का सेम ही फैमिली है, सेम नेचर है, सेम यूनिट्स है, एवरीथिंग इज सेम. अब यूज करते हैं ओम्स लॉ, और इनके हम लिखते हैं फॉर्मूली. तो यूजिंग ओम्स लॉ व्हाट आई कैन से, इफ I इज द करंट, सो E इज इक्वल टू V डैश को लिखा जाए I इंटू R. यानी यहां जो ओम्स लॉ के कारण, इफ देयर इज इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल r विद इन द बैटरी, हमने पहले कह लिया कि विद इन द बैटरी रेजिस्टेंस इज स्मॉल r. तो ये हो गया IR, और बाहर कितना हुआ? बाहर हो गया ये I इंटू आर. तो ये एक मेन रिलेशन हो गया जी हमारा E का. सो दिस इज अवर मास्टर इक्वेशन, जो हमें ईएमएफ को इंटरनल रेजिस्टेंस और एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के साथ लिंक कर रही है. इस इक्वेशन से हम काफी इक्वेशन लिख सकते हैं. वन कॉमन इक्वेशन इज दैट दिस ईएमएफ इज इक्वल टू IR प्लस दिस IR. मैं इसको फिर से लिख रहा हूं, और ये IR को मैं फिर से V ही लिख देता हूं. तो E इज इक्वल टू IR प्लस V. इस V को यहां पे लाएं तो ये बन गया E माइनस V इज इक्वल टू IR. तो व्हाट इज दिस R? तो R इज इक्वल टू E माइनस V डिवाइडेड बाय
I. So one relation, one common relation तो ये होता है R के लिए. And if we want to write one more equation जहाँ पे I ना आए, तो Ohm's law क्या कहता है? V is equal to IR. So what is I? I is equal to V by R. So इसे equation number 1 कहते हैं, इसे equation 2 कहते हैं. So what equation number 2 becomes? Internal resistance R is equal to E minus V. EMF minus terminal voltage divided by I. And what is I? I is V by R. Should I write R is equal to E minus V by V, right? And this goes in the numerator. So this can be one more relation जिसको हम यूज कर सकते हैं. This is equation number 3. तो न्यूमेरिकल्स में जो डेटा दिया होगा उसके हिसाब से हम रिस्पेक्टिव रिलेशन को यूज कर लेंगे. एक और इक्वेशन ड्राइव करना चाहें I के लिए, तो I can be taken from this master equation. तो I is equal to R plus R, कॉमन लिया, is equal to E, EMF. So I is equal to EMF by R plus R. So what we can say, किसी सर्किट में जो करंट होता है वो दोनों के दोनों रेजिस्टेंस पे डिपेंड करेगा, इंटरनल पे भी और एक्सटर्नल पे भी. इस डिस्कशन से वी कैन टारगेट 2 पॉइंट्स. नंबर 1, फाइंड रिलेशन बिटवीन स्मॉल r, E एंड V. उसके लिए डायग्राम बनाया, मास्टर इक्वेशन लिखा, और इसको ये नहीं करना, उसकी सीधा यहां से हम यहां पहुंच गए. और दूसरा टारगेट क्या हो सकता है कि हाउ टू फाइंड I इन दिस सर्किट, व्हाट इज करंट इन दिस सर्किट. एंड करंट का हमने लिखा फॉर्मूला I is equal to E by R plus R. और यहां से लिखते हैं कि what is the condition for maximum current in a circuit. सर्किट से मैक्सिमम करंट जाए, इसका कंडीशन क्या हो सकता है? When I is maximum, when this is minimum. I कब मैक्सिमम होगा? जब ये डिनोमिनेटर मिनिमम होगा. और ये कब मिनिमम होगा? R को तो अब कम नहीं कर सकते, लेकिन R को यू कैन कंट्रोल. सो मान लीजिए कि R is equal to 0, R 0 ही कर दिया जाए इस इक्वेशन से, तो what is I? तो I is equal to EMF divided by 0 plus R, mean this is small r. So this is the condition for maximum current. So actual value of maximum current is much lower than this value. So this was all regarding the concept of internal resistance. So this was detailed discussion about cell, EMF and internal resistance. अभी हम ग्राफ बनाएंगे डिफरेंट पैरामीटर्स के लिए, किसी भी सेल के लिए. उससे पहले एक बात की जाए कि किसी भी सेल में आपने क्या पढ़ा आज, व्हाट इज EMF एंड व्हाट इज टर्मिनल वोल्टेज. ये दोनों बराबर हो भी सकते हैं और बराबर नहीं भी हो सकते हैं. व्हेन द सर्किट इज ओपन, ओपन सर्किट मीन सिंपल सेल, उसमें कोई भी करंट ड्रॉ नहीं हो रहा है, उस केस में तो E V के इक्वल होगा. ये ओपन सर्किट होता है. लेकिन इफ द सर्किट इज क्लोज्ड, क्लोज्ड माने कि आपने उस सर्किट में से कोई एलिमेंट ऐड करके वहां से करंट ले रहे हैं, करंट इज बीइंग ड्रॉन फ्रॉम दिस सर्किट. इन दैट केस जो यहाँ पर EMF होता है ये हमेशा ज्यादा होता है और टर्मिनल वोल्टेज हमेशा कम होता है. अब हम बात करते हैं सेल के डिफरेंट ग्राफ्स की. तो ग्राफ क्या क्या हो सकते हैं? ग्राफ्स फॉर द सेल्स, द कैरेक्टरिस्टिक कर्व्स फॉर द सेल. 3 ग्राफ की बात की जाएगी. सबसे पहला ग्राफ बनाएंगे हम EMF वर्सेस R. एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, सर्किट वही है, वही हमारा जो अभी डायग्राम बनाया था, उसी डायग्राम के ऊपर दिस इज EMF एंड दिस इज अवर एक्सटर्नल रेजिस्टेंस. यहां पर थोड़ी सी इंटरनल रेजिस्टेंस R बना लीजिए और इस सर्किट को पूरा कर दीजिए. एंड यहां से जो करंट जा रहा है वो करंट इज I. तो इसी सर्किट के थ्रू हम सभी इन ग्राफ्स को समझने की कोशिश करेंगे. व्हाट इज द इफेक्ट ऑन दिस EMF ऑन चेंजिंग R. R को चेंज करने से सेल की जो EMF है उस पर क्या फर्क पड़ेगा. तो सबसे पहले हम ग्राफ बनाते हैं EMF का और R का. दिस इज X एक्सिस, दिस इज Y एक्सिस. तो रेजिस्टेंस को बढ़ाना शुरू किया आपने. मान लो सर्किट में पहले आपने 1 ओम का लिया, 2 ओम का लिया, 3 ओम का लिया, तो EMF पे क्या फर्क पड़ेगा. तो EMF जितनी है, मान लो ये 9 वोल्ट है, तो ये हमेशा 9 वोल्ट ही रहेगी. दैट मीन्स दिस इज a straight line which is parallel to X axis or distance axis, and there is no effect on the EMF on changing the resistance. This is simple. इसमें कोई ज्यादा टेक्निकल चीज नहीं थी. दूसरा ग्राफ लेते हैं. So this was very simple. इसमें कोई ज्यादा टेक्निकल चीज नहीं थी. ग्राफ नंबर 2 करते हैं. तो सेकेंड ग्राफ, लेट अस टेक दिस ग्राफ इज बिटवीन V एंड R. तो V में और R में ग्राफ कैसा बनेगा. अब यहां थोड़ा सा आपको सोचना पड़ेगा जी. ये है हमारे पास रेजिस्टेंस, और क्या यहां पर भी वोल्टेज का वैल्यू फिक्स रहेगा. रेजिस्टेंस 0 करिए, उस केस में क्या क्या होगा. तो हमें सोचना पड़ेगा कि V होता क्या है. V तो होता है IR. अभी आपने पढ़ा था I कितना होता है जो कंडीशनल मैक्सिमम करंट का, वहां से याद करिए. दिस इज EMF डिवाइडेड बाई, इस सर्किट में E डिवाइडेड बाई व्हाट इज टोटल इनटू R. सो दिस इज अ वैल्यू ऑफ V. अब देखिए जब ये R 0 होगा, एक बात समझ रहे हैं आप कि व्हेन दिस R इज 0,
R इज 0, तो व्हाट इज V? समथिंग इनटू 0 इज 0, तो V 0 होगा, यानी R 0 पे V को भी 0 होना है। ओके, थोड़ा बढ़ाइए इसको। अब ये ग्राफ कहां को जाएगा, देखते हैं इसका ट्रेंड क्या बनता है। एक और केस लेके चलते हैं जो हमें थोड़ा गाइड करे कि व्हेन R इज इक्वल टू R तो क्या होगा। मान जितना इंटरनल रेजिस्टेंस है उतना ही हमारा ये रेजिस्टेंस हो जाए तो क्या होगा। तो R इज इक्वल टू R, सो व्हाट इज V? V इज इक्वल टू E बाय, ये दोनों इक्वल हो गए तो इसको हम R प्लस R को लिखते हैं 2R इंटू R हो गया, उससे R कट गया, दिस इज E बाई 2। दैट मीन्स यदि बैटरी 9 वोल्ट की थी तो 4.5 वोल्ट यहाँ पर टर्मिनल वोल्टेज आ रहा है, तो मान लो वो यहाँ पर कहीं आ रहा है। देखते हैं ग्राफ आगे कहीं जाएगा, ऐसा लग रहा है, आगे देखें। और तीसरा केस एक और लेते हैं ताकि हम V का फाइनल वैल्यू समझें कि when this R is equal to infinity और R tends to infinity काफी ज्यादा हो जाए जब ये R का वैल्यू, तो उस केस में V कितना हो जाएगा। तो V कितना होगा, अब यहाँ थोड़ा दिक्कत आ रही है, R यहाँ पर भी है, R यहाँ पर भी है। यहाँ पर यदि इन्फिनिटी करते हैं, यहाँ करते हैं, तो कुछ वो अनडिफाइंड सी कंडीशन आ रही है। काम करते हैं, तो इसको हम एक और फॉर्म में लिख लेते हैं ताकि जरा हमारा ये कंफ्यूजन खत्म हो जाए। दिस इज E डिवाइडेड बाय, इस R को लिखते हैं 1 डिवाइडेड बाय 1 बाई R। जैसे ये R है ना, तो R को आई कैन राइट 1 बाय 1 बाई R, क्योंकि ये फिर से R ही बन जाता है। सो इन द डिनोमिनेटर आई कैन राइट इट लाइक दिस। तो ये हो गया, जब इसके नीचे आएगा तो दिस इज R प्लस R डिवाइडेड बाई R, राइट। तो क्या इसको ऐसा लिख लें कि E इज इक्वल टू R बाई R इज 1 एंड दिस इज R बाई R। अब देखिए कि व्हेन R इज इन्फिनिटी, तो ये फैक्टर हो गया 0, तो V कितना हो गया, दैट मीन V इज इक्वल टू E। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि जब R इन्फिनिटी हुआ, व्हेन द एक्सटर्नल रेजिस्टेंस बिकेम इनफाइनाइट, तो V का वैल्यू सेटल हो गया E पर आकर। दैट मीन दिस ग्राफ टेक द शेप लाइक दिस, और ये जो वैल्यू आ रही है, जो फ्लैट जहां कर्व बन रहा है, दिस इज द वैल्यू ऑफ EMF E, और E का जो हाफ होगा वो ऑलमोस्ट यहां बनेगा। सो दैट इज व्हेन दिस R इज इक्वल टू R, यानी वहां पर एक्सटर्नल रेजिस्टेंस इज इक्वल टू इंटरनल रेजिस्टेंस। इस केस में E बाई 2 हुआ था, और इन्फिनिटी के केस में द ग्राफ इज फ्लैटेंड, द कर्व इज फ्लैट। सो दिस इज द कंडीशन हाउ वी कैन justify this. I hope this is clear. And now the third graph. Third graph is very interesting graph. In fact, this is graph between V and I. तो V और I का ग्राफ इस सर्किट के रेफरेंस में कैसा होगा, वो तो बड़ा एक इंटरेस्टिंग बात है, बात की बात है। लेकिन सबसे पहले ये देखें कि कोई ऐसा इक्वेशन मिले जो हमारे ग्राफ की शेप को थोड़ा गाइड करे। तो कोई इक्वेशन V और I का हमने पढ़ा कि व्हाट इज V, टर्मिनल वोल्टेज क्या रहा, तो दिस इज EMF माइनस IR। पढ़े आपने क्या देखा था, EMF क्या होता है, दिस इज टर्मिनल वोल्टेज बाहर रहा प्लस इंटरनल पोटेंशियल ड्रॉप, दैट इज IR। E इज इक्वल टू, EMF का डेफिनेशन दिया था आपने, V और IR। तो हमने यहां से V को लिखा, V इज इक्वल टू E माइनस IR। क्या इसको ऐसा लिखा जाए, V इज इक्वल टू माइनस IR प्लस E, और ये हमारी इक्वेशन बन गई Y इज इक्वल टू MX प्लस C की फॉर्म में। इक्वेशन स्ट्रेट लाइन, ग्राफ तो होगा स्ट्रेट लाइन, लेकिन इसका स्लोप कैसा है। X को लिखा जाए यदि I, Y को लिखा जाए V, तो यहां हो गया V और यहां हो गया हमारा I। ग्राफ कैसा बन रहा है आप देखेंगे, इसका स्लोप है माइनस R, तो स्लोप इज नेगेटिव, तो नेगेटिव स्लोप का ग्राफ बनेगा। ग्राफ का स्लोप नेगेटिव होगा और ये स्ट्रेट लाइन होगा, तो कुछ ऐसा ग्राफ बनेगा। और यहां कुछ वैल्यूज लिखी जाए, व्हाट इज दिस वैल्यू कॉल्ड, दिस इज कॉल्ड Y इंटरसेप्ट। इस पॉइंट को मैं कुछ नाम देता हूं, दिस इज M एंड दिस इज N। सो व्हाट इज दिस पॉइंट, दिस पॉइंट M इज कॉल्ड Y इंटरसेप्ट, और कितना होता है वो C होता है। Y इज इक्वल टू MX प्लस C, M इज स्लोप एंड C इज Y इंटरसेप्ट। तो ये जो वैल्यू हुआ, ये वैल्यू हो गया कितना, E, यानी ये है EMF। तो EMF से ऐसे एकदम से घटना शुरू होगा एंड फाइनली EMF जो होगा 0 हो जाएगा एट दिस वैल्यू, राइट। So this is a graph between V versus I. So this was all for today. आज आपने बहुत कुछ किया, अपने एक सेल की पूरी फिजिक्स पढ़ डाली, और अब इस फिजिक्स को अप्लाई कैसे करना है वो अगली बात होगी। पहले इसको मास्टर करिए, फिर कुछ न्यूमेरिकल्स लीजिए, प्रॉब्लम लीजिए, उनको जरा सॉल्व करिए। कोई डाउट आता है तो विल डिस्कस इन द कमिंग लेक्चर्स। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर।